हेलो बच्चों, आज हम लोग 5th क्लास की हिंदी की लेसन 1 पढ़ेंगे और इस कहानी को देखेंगे कि इसमें क्या हमें समझाया गया है। और उसके बाद फिर इस पूरी कहानी को पढ़ने के बाद इसकी एक्सरसाइज दी होगी, उसको आपको हम समझाएंगे कि उसे आपको कैसे करना है। करना आपको अपने ढंग से, अपने मन से ही पहले है, अपनी समझ से। फिर उसके बाद आप रफ कॉपी में पहले उसके आंसर करके भेजेंगे सारे, और फिर उसको हम जब सही हम लोग बताएंगे, टीचर आपको सब चेक करके बताएंगे कि सही है वो, तब उस सही वाले आंसर को आप लोग फेयर कॉपी में करेंगे। इसके लिए अलग से हिंदी कॉपी बनाकर फिर उसमें सारे क्वेश्चन आंसर आपको करने होंगे। तो ध्यान रखिएगा आगे से कि ध्यान से समझिएगा और उसके बाद सारी एक्सरसाइज करके फिर सेंड करिएगा। तो अभी हम लोग पहले पढ़ते हैं कि लेसन हमारा क्या है। लेसन का नाम है राख की रस्सी। ठीक है, तो राख की रस्सी, जैसे हमने बताया था एक बार पहले आपको कि राख की रस्सी में रस्सी है, रस्सी जो काम आती है बांधने की किसी भी चीज़ को, लेकिन यहाँ पर रस्सी कौन सी बताई गई है? राख की। राख मतलब होता है आग जो होती है, जब आग जल जाती है कोई भी चीज़ तो उसको जलने के बाद उसकी राख बचती है, जो कि चूरा चूरा एकदम बिल्कुल हो जाती है, आप उसको उठा नहीं सकते हो। उठाओगे तो मिट्टी की तरह, बालू की तरह हाथ में एकदम चूरा चूरा वो हो जाएगी। तो एक ऐसी रस्सी जो राख की थी, यानी जो किसी काम की नहीं थी, जिसको आप बांध नहीं सकते थे, जिसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो अब इस कहानी में हम लोग देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। लोनपो गार, अब यहाँ पर देखिए, शुरू करिए। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सैन गाम्पो के मंत्री थे। लोम्पो गार एक नाम है, वो तिब्बत के 32वें राजा, यानी कि 1 2 3 4 करते करते एक पहले राजा थे, फिर दूसरे राजा, फिर तीसरे राजा, चौथे राजा, इस तरह करते करते एक एक राजा के बाद ख़त्म होते होते फिर 32वें नंबर के जो राजा थे उनका नाम था, तिब्बत के राजा थे सैन। तो उनके मंत्री थे लोनपो गार। तो ये लोनपो गार जो मंत्री थे उनके बारे में कहानी बताई गई है, उनकी और उनके बेटे के बारे में। तो आगे है फिर, वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी, चालाकी मतलब उनका दिमाग बहुत तेज़ था, और हाजिर जवाबी बोलते हैं कि तुरंत कोई जवाब जब हम दे दें, यानी हमसे किसी ने सवाल पूछा और उसका जवाब हमने तुरंत दे दिया उसको, बिना कुछ सोचना भी नहीं पड़ा ज़्यादा हमें। तो इतना तेज बुद्धिमान, इतना समझदार हों हम अगर, तो हम हाजिर जवाब भी हो जाते हैं। तो वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। तो उनकी जो चालाकी और हाजिर जवाबी थी, उसको बहुत दूर दूर तक लोग उनको जानते थे कि लोनपो गार जो है एक बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही चालाक और हाजिर जवाब इंसान है। कोई उनके सामने टिकता न था, मतलब इतने चालाक थे, कोई भी उनके जैसा दूसरा चालाक नहीं था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, बहुत खुशी खुशी वो ज़िंदगी जी रहे थे, सब कुछ उनका बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके पिता के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। वो बहुत अच्छी ज़िंदगी उनकी चल रही थी, पर उनका बेटा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे लोनपो गार यानी उस बेटे के पिता को, जो कि मंत्री थे तिब्बत के 32वें राजा सैनगव सैन के, तो उनका जो है उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। क्यों चिंता का विषय बना हुआ था? तो कारण यह था कि वह बहुत भोला था। क्योंकि बहुत भोला, भोला मतलब सीधा, यानी कि कोई उसको कुछ भी समझाए जैसे किसी को, तो उसकी बात मान ले, गलत बोले तो गलत को भी सही मान ले। तो मतलब अपनी समझ नहीं थी, जो उसको समझाया जाए पढ़ाया जाए वो मान लेता था। तो इस तरह का बहुत सीधा था वो, बहुत भोला था वो। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, मतलब होशियार चालाक बिल्कुल भी नहीं था, बुद्धू मतलब बुद्धू बन जाता था, कहीं ना कहीं लोगों की बातों में आ जाता था, सबकी बात मान लेता था, खुद से कुछ नहीं कर पाता था, अपने आप से समझ नहीं पाता था कि हमें क्या करना है। तो उसको बिल्कुल भी होशियारी उसे बिल्कुल भी छूकर नहीं गई थी। लोनपो गार्ड ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है,
मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो लोन्पोगार को इस बात को लेकर थोड़ी चिंता होती थी, वो परेशान रहता था कि उसका मेरा बेटा जो है वो काफ़ी सीधा है, भोला भाला है, कुछ समझता नहीं है, कुछ जानता नहीं है, कुछ कर नहीं पाता है ठीक से। तो आखिर जब वो बड़ा होगा तो कैसे उसका काम चलेगा, वो क्या करेगा, उसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, कैसे वो अपना खर्चा पानी चलाएगा, कैसे खाएगा, कैसे उसका परिवार आगे बढ़ेगा, कैसे अपने परिवार का ध्यान रखेगा। वो तो उससे बहुत सी बातें थी जिनको वो सोच के परेशान होता था अपने बेटे को लेकर, कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि जिससे उसका बेटा जो है वो मतलब उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, वो समझदार हो जाए, बुद्धिमान हो जाए। फिर एक दिन लोन्पोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा। तो उसने फिर जब यही सब परेशान रहता था हमेशा, तो एक दिन उसने एक उपाय सोचा, उसको एक आइडिया आया और उसने उस उपाय को काम में लाते हुए उसमें क्या किया कि अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा। यानी उसने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी। भेड़ें क्या होती हैं? भेड़ें वो होती हैं जिनके बालों से ऊन बनती है, फिर उसी ऊन से जाड़ों के कपड़े बनते हैं, गर्म कपड़े। तो उसने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी और उससे कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। क्या कहा? उसको भेड़ें दी, 100 भेड़ें, और कहा उसको बुद्धिमान बनाने के लिए, उसको समझदार बनाने के लिए उसने काम किया था कि 100 भेड़ें दी और उससे कहा कि तुम इनको लेकर शहर जाओ। कहाँ जाओ? शहर जाओ, पर इन्हें मारना, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। पर तुम्हें इनको लेकर जाना तो है, पर इनको तुम मारोगे नहीं। ऐसा नहीं कि इनके मार को इनका मांस बेच दो, इनकी हड्डियाँ बेच दो, या फिर इनको जिंदा भी नहीं बेच सकते हो। तुम्हें इनको लेके जाना है, पर तुम इनको मारोगे नहीं और इन्हें बेचोगे नहीं। इन्हें वापस लाना जौ के बोरों के साथ, 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। और साथ में क्या कहा कि ये भेड़ें लेकर जाओ और इन्हें वापस लेकर आना साथ में। जब तुम लौट के वापस आना तो 100 की 100 भेड़ें भी तुम्हारे साथ वापस आनी चाहिए, और साथ में बदले में तुम्हें इसके अलावा 100 बोरे जौ के और लेकर आने होंगे। जौ एक अनाज होता है, अनाज जैसे होते हैं जिनको हम लोग खाना जैसे खाते हैं, तो खाना जो होता है, भोजन जो खाना खाते हैं हम लोग, वो अनाज कहलाता है। तो अनाज में जैसे दाल, चावल और बाजरा होता है, मक्का होता है, ज्वार होता है, ये जौ लिखा है, जौ होता है, गेहूँ होता है। इस तरह ये सारे अनाजों के नाम हैं। अभी आगे एक्सरसाइज दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा आपसे अनाजों के नाम, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सारे इस तरह सब अनाजों के नाम हैं। तो उसने क्या कहा कि अनाज का एक नाम बताया, जौ के 100 बोरे लेकर आना इन 100 भेड़ों के बदले में, और साथ में इन 100 भेड़ों को भी वापस लेकर आना। इसके बाद और अगर लेकर नहीं आओगे तो तुम्हें घर में आने घुसने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। रवाना किया मतलब भेज दिया। फिर उसके बाद ये कहकर उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया कि जाओ, अब तुम शहर जाओ और जो कहा है वो करके आओ। लोन्पोगार का बेटा शहर पहुंच गया। फिर उसके बाद वो वहाँ गांव से निकला और धीरे धीरे शहर पहुंच गया। मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए हों कहाँ थे। मगर उसको 100 बोरे जोरे खरीदने 100 बोरे जौ के खरीदने थे, पर उसके पास इसके लिए रुपए नहीं थे। तो इतने रुपए उसके पास कहाँ से हो पाते जिससे वो 100 बोरे खरीद पाता। तो वो बहुत परेशान रहता है इस बात के लिए। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया। अब जब वो बहुत परेशान हुआ तो वो सोचने लगा कि आखिर क्या करें, कहाँ से हम पैसे लाएं ताकि हम जौ के बोरे खरीद सकें। भेड़ें हमारे पास हैं, पर हम भेड़ों को कुछ कर भी नहीं सकते, तो क्या करें आखिर। तो यही सब वो बैठे बैठे सोच रहा था, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। मगर कोई हल, यानी कि हल मतलब कोई सॉल्यूशन, कोई कि ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा काम हो जाए, इस तरह की कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हुई। वो यही सब सोच रहा था और यही सब सोचते हुए वो बहुत दुखी था। तभी अचानक उसके सामने एक लड़की वहाँ पर आ गई, और वहाँ पर आकर एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या बात है? अब लड़की आई, फिर लड़की ने आकर उससे क्या कहा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। उसने, लड़की ने देखा कि लड़का बैठा हुआ है और काफ़ी सोच विचार कर रहा है, दुखी लग रहा है, तो उसने आकर खुद ही लड़की ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो, तुम परेशान क्यों हो। लोन्पोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। हाल मतलब जो उसका हाल था, या जैसी उसको अंदर से महसूस हो रहा था कि परेशान था, तो उसने पूरी बातें अपनी कह सुनाई। उसको सारी बातें कह दी लड़की के सामने कि मेरे पिताजी ने हमें ऐसे ऐसे भेड़ें दी हैं 100, और कहा इन भेड़ों को छूना भी नहीं चाहिए, इनको वापस लेकर आना, और बदले में 100 बोरे जौ के उन्होंने हमसे लाने को कहा। हमारे पास कोई पैसा भी नहीं, हम क्या करें, अब कहाँ से लाएं। तो हम बैठे बैठे यही सोच रहे हैं। इसमें इतना दुखी होने की बात नहीं है। तब उसकी बात उस लड़की ने सुनी, तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो,
इसमें इतना दुखी होने की बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के, फिर उस लड़की ने क्या कहा कि ठीक है, मैं इस बात का, तुमने जो हमसे बात कही है, मैं इसका हल यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन जो है ढूंढ कर बताती हूँ तुम्हें, कि ऐसा क्या करो कि तुम्हारा काम भी हो जाए, तुम्हें जौ के बोरे भी मिल जाए और तुम्हें भेड़ों को कुछ करना भी ना पड़े और तुम आराम से अपने पिता ने जो कहा है उनकी बात भी पूरी कर सको। तो ये कहते हुए उसने जो है, इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। तो उसने भेड़, क्योंकि बताया जैसा कि भेड़ क्या होता है, भेड़ों के बालों से ऊन बनती है, फिर उनसे गर्म कपड़े बनते हैं, तो काफ़ी पैसे अच्छे मिल जाते हैं, महंगे बिक जाते हैं। तो उसने देखा भेड़ थे, भेड़ों के बाल से ऊन निकाल के बेची जा सकती थी, तो उसने भेड़ों के बालों को निकाल लिया, काट लिया ब्लेड से या किसी धारदार चीज़ से, और फिर उनको मार्केट में, बाजार में जाके बेच दिया। जो रुपए मिले उससे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया, और फिर वो जो ऊन निकली उस ऊन को बेच दिया मार्केट में जाकर। उससे जो भी पैसे मिले उन पैसों से उनको आराम से 100 बोरे खरीद लिए उन लोगों ने, और वो 100 बोरे लेकर उस लड़के को दिए, और लड़के को लेकर 100 बोरों के साथ वापस घर अपने गांव अपने पिता के पास भेज दिया कि जाओ और जाकर इन्हें अपने पिता को दे दो और उनकी शर्त को पूरी कर दो। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उनके पिता बहुत खुश होंगे। अब लोनपोगार के पिता ने उनसे काम कहा था कि ऐसा ऐसा करके लाना, और उसने वो काम कर लिया था, तो मन ही मन सोच रहा था कि अब तो पिताजी बहुत खुश होंगे क्योंकि उन्होंने जो कहा था हमने वो काम कर लिया है। मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे के बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर भेड़ों के बाल उतार कर बेचना कहा, भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। देखिए यहाँ पर जब वो आया और उसने आकर अपने पिता को बताई सारी बात कि हमने इस तरह मतलब जो है हमने ये बाल ले आए, तो वो खुश नहीं हुए। और जब वो बताया तो घर पहुँचा था तो उसने सारी बात बताई कि इस तरह से ऐसे हुआ, पर वो खुश नहीं हुए और उसकी बात सुनकर नाराज़ हो गए, और उसके पास से जहाँ वो बैठ के उसको बता रहा था वहाँ से उठकर कमरे के बाहर चले गए। जिस कमरे में वो लोग बातें कर रहे थे वो नाराज़ होकर वहाँ से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने फिर चले गए, और फिर उसके बाद उस दिन उससे बात नहीं की उन्होंने, और फिर अगले दिन अपने बेटे को बुलाया और उससे जो है कहा कि हमें तुम्हारी जो भेड़ों को उतार कर बेचने वाली बात जो है जरा भी पसंद नहीं आई, कि तुमने जो भेड़ों के बाल को जो निकाला और उसको बेचा और उसको बेच कर तुम जौ के बोरे लाई, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्योंकि असल में बात क्या थी कि वो ये चाहते थे कि उनका बेटा बुद्धिमान हो, वो खुद से कुछ ऐसा करे काम जिससे उनको ये विश्वास हो जाए कि हाँ हमारा बेटा समझदार हो गया है, या उसको कुछ समझ आई है, या वो आगे चल के समझदार हो जाएगा। पर उसने खुद से कुछ नहीं किया था, वो परेशान बैठा था। एक लड़की आई थी, उस लड़की ने उसकी मदद कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी मदद की वजह से उसने उस काम को कर पाया था। अपनी खुद की सूझबूझ से, अपनी अकल से नहीं कर पाया था। तो इसलिए वो खुश नहीं थे कि उनका बेटा होशियार नहीं हुआ था। काम तो हो गया था, पर उनका मकसद वो काम करवाना नहीं था, उनका मकसद था अपने बेटे को होशियार करना, और उनका बेटा होशियार नहीं हुआ था। इसलिए वो नाराज़ होकर उठ के चले गए थे, और अगले दिन बुलाकर जब उससे कहा कि हमें तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी कि तुमने इस तरह से दूसरे की मदद से अपना काम किया है, तुम्हें खुद करना चाहिए था। उन्होंने भेड़ों को लेकर जाओ, उन्होंने कहा कि भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर लेकर ही लौटना। फिर उन्होंने दोबारा उससे क्या कहा कि ठीक है, पसंद नहीं है, अब तुम दोबारा भेड़ों को लेकर जाओ और 100 बोरे लेकर ही लौटना। तो फिर से उन्होंने दोबारा उसको वही काम दे दिया कि ठीक है, लेकिन अब हमें पसंद नहीं आया तुम्हारा तरीका, फिर से तुम जाओ और एक मौका तुम्हें और दे रहे हैं, अब की बार तुम फिर से जाकर एक बार कोशिश, और इस बार फिर से जौ के 100 बोरे लाना, लेकिन शर्त वही है कि भेड़ों को कुछ होना नहीं चाहिए, उन्हें बेचोगे नहीं, उनके साथ कुछ भी नहीं करोगे गलत। तो उनके बेटे ने फिर जो है सुना ये बात, और फिर एक बार लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह पर बैठा, और फिर वो बात सुनकर फिर वो चला गया शहर की तरफ। और फिर क्योंकि पहले रहा था उसको समझ तो थी नहीं, तुम थोड़ा भोला भाला जैसे बताया गया उसको, तो वो फिर जाकर वहाँ बैठ गया और फिर सोचने लगा कि अब हम क्या करें कि अब फिर से पापा की शर्त पूरी हो जाए हमारे। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और जब वो बैठा था तो उसको लग रहा था, ऐसा उसके दिल में ऐसा
महसूस हो रहा था उसको अंदर से कि पिछली बार हमें मदद करने आई थी वो फिर से हमें मिलेगी और फिर से इस बार वो आएगी और हमको रास्ता बताएगी कि हम ऐसा क्या करें कि पिताजी ने जो हमसे कहा है वो काम फिर से हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने उसे अपनी मुश्किल कह सुनाई। फिर वो हुआ भी कुछ ऐसे जिसने सोचा लड़की आएगी, तो लड़की आई उसके सामने और लोनपोगार के बेटे से दोबारा से कह सुनाई कि कैसे पिताजी ने फिर से उसको भेड़ देकर कहा है दोबारा से जौ के 100 बोरे लाने के लिए, और हमने जो ऊन बेची थी वो बात उन्हें अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। और उसके साथ में ये भी कहा कि जब तक हम अगर जौ के 100 बोरे लेके नहीं जाएंगे तो पिता हमारे घर में घुसने भी नहीं देंगे, हमको हमें घर से निकाल देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। तो लड़की चूंकि बहुत समझदार थी, बहुत चालाक थी, बहुत बुद्धिमान थी, तो उसने तुरंत दूसरा तरीका उसके दिमाग में आ गया कि ठीक है तुम परेशान ना हो, और हमारे पास एक और तरीका है जिससे हम ये काम कर सकते हैं। उसने अब की बार क्या किया, उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उससे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे भेज दिया। इस बार उसने क्या किया, इस बार फिर उसको एक आइडिया आया। बुद्धिमान थी वो, तुरंत बुद्धिमान मतलब आप बुद्धिमान को होता है जिसको समझ में आ जाती है हर चीज़, कुछ भी हो तो तुरंत। जैसे भी आगे एक्सरसाइज होगी तो जितने बुद्धिमान बच्चे होंगे वो सब एक्सरसाइज को आराम से कर लेंगे। तो आप लोगों को देखना है कि आप लोग उस लड़की की तरह बुद्धिमान हो कि नहीं हो, क्योंकि इस कहानी में शिक्षा यही मिली है कि हमें बुद्धिमानी से काम करना चाहिए ताकि कोई भी परिस्थिति में हम आसानी से अपने आगे निकल सकें, उससे हमें रुकना ना पड़े, हमें हारना ना पड़े, और अगर बुद्धिमान है तो हम हमेशा जीतेंगे। तो यहाँ पर भी उस लड़की ने एक आइडिया ढूंढा और उसको बताया कि ठीक है इस बार तुम, उसने क्या किया, उसके बाल नहीं निकाले, उसने भेड़ों की सींगें काट ली। जो भेड़ों की सींग होती है, अभी आगे एक्सरसाइज में भी इससे भी संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो जो भेड़ों की सींग होती है इन सब से, या फिर जो भेड़ों के बाल होते हैं इससे भी जो है चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे भेड़ों की सींग है, हाथी के दांत हैं, इन सब से घरों में सजाने वाली चीज़ें बनाई जाती हैं बहुत सारी, या फिर जो है वॉल हैंगिंग की चीज़ें हैं, या फिर जेवर है जैसे कुछ पहनने के लिए वो बनाए जाते हैं। भेड़ों के बाल से ऊन बनाई जाती है। तो इस तरह करके उसने इसकी सींगें काट ली और वो भी मार्केट में अच्छे पैसों में बिक गई। और उस सींगों के बदले में फिर उसने 100 बोरे जौ के खरीदे। उस लड़के को देख कर कहा कि ठीक है अब तुम घर जाओ, और वो 100 बोरे जौ के लेके वापस अपने घर आ गया फिर से दूसरी बार। गेहूं, भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। वो दोबारा आया और फिर वो खुश था कि शायद अब की बार पापा जो है वो खुश रहे हमारे, तब ने जो कहा था वो काम हमने कर दिया है। उसने पिताजी उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। विजयी भाव से मतलब जब हम कोई काम करते हैं और हमें लगता है कि हमने काम कर लिया है, हम जीत गए हैं, मतलब ये काम हो गया हमसे जैसे करना चाहिए, तो हमें लगता है कि हमें काम कर लिया है, तो हमारे अंदर होता है कि हम जीत गए, हम विजयी हो गए। तो इस उससे कि हम कर चुके हैं काम और पिताजी खुश होंगे, इस खुशी के साथ, इस उत्साह के साथ उसने सारी बात अपने पिता को बताई। और फिर सुनकर लोनपोगार बोले, उसकी बात सुनकर लोनपोगार ने, उनके पिता ने क्या कहा, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। तो उसके पिता ने बात सुनी लड़के की, दोबारा फिर उसने कि इस तरह से हमने जो उसकी सींगें बेच दी, और अब केवल बाल कुछ नहीं किया हमने, और सींगें बेचकर उससे हमने 100 बोरे जौ के खरीद लिए। तो लोनपोगार ने कहा ठीक है, जो लड़की तुम्हारी बार बार मदद करती है उस लड़की के पास जाओ, और अगर वो इतनी बुद्धिमान है, वो इतनी समझदार है, तो उससे कहो कि हमारे पिता ने तुमसे कहा है कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दो। क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी परीक्षा लेना चाहता है, क्योंकि 2 बार उस लड़की ने उस लड़के की मदद की थी और दोनों बार उसने अपनी अक्लमंदी से उस काम को कर दिया था जो उसके पिता ने कहा था। उसके पिता ये चाहते थे कि उनका बेटा वो काम करे, लेकिन उनका बेटा वो काम नहीं कर पाया। इस बात से पिता को दुख था, नाराज़ थे, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का उनको एहसास था कि एक लड़की है जिसने अपनी बुद्धिमानी से दोनों बार उनकी बात को गलत साबित कर दिया है, उनको हरा दिया है, और वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए, कहीं ना कहीं उसको जानने के लिए कितनी बुद्धिमान है, उसने अपने बेटे से कहा कि उसके पास जाओ और जाकर उससे कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी। फिर बेटा, जब पिता ने बेटे से कहा तो पिता लड़की के पास गया और जाकर सारी बात लड़की को बताई कि हमारे पिताजी ने तुम्हारे सामने ऐसी शर्त रखी है कि तुम्हें
उनको 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर देनी होगी। लड़की ने बात सुनी और फिर लड़की ने भी अपने उस लड़के से कहा कि ठीक है, तुम्हारे पिता ने कहा है हम ऐसा कर देंगे, पर हमारी भी एक शर्त है, मैं रस्सी बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। अब रस्सी होता क्या है, रस्सी होती, लेकिन उन्होंने कहा बना तो देंगे पर तुम्हारे पिता को उसे पहननी भी होगी, हमारी एक शर्त है ये बदले में, अगर वो ऐसा करेंगे तो हम तुम्हारे पिता का काम कर देंगे। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर लेता हूँ, मंजूर मतलब मान लेता हूँ। तो उसने क्या हुआ, जब लड़के ने फिर लड़की की शर्त रखी लड़के से, लड़के ने वो बात वापस जाकर अपने पिता से बताई कि ठीक है वो लड़की शर्त मान रही है आपकी, पर उसने कहा है कि आपको उसकी भी एक शर्त है कि आपको रस्सी पहननी भी होगी अगर वो बना कर देगी तो फिर लोनपोगार को क्या लगा, लोनपोगार को ऐसा लगता था कि राख की रस्सी, अब जैसे बताया कि राख किसको कहते हैं, जो जल जाता है तो उसका एकदम चूरा चूरा बालू जैसा मिट्टी जैसा हो जाता है कि आप उठा ही नहीं सकते उसको आप जैसे मिट्टी को तो पानी से गीला करके भी आप बना सकते हो कुछ, पर राख को आप पानी से गीला करके भी नहीं बना सकते हो कुछ, तो उससे कुछ बन नहीं सकता। तो लोनपोगार को पूरा विश्वास था कि राख की रस्सी तो बन ही नहीं सकती है, जब जो चीज़ बन ही नहीं सकती है तो हमें पहनने की नौबत तो आएगी ही नहीं, तो चलो ठीक है, हम लड़की की बात मान लेते हैं, आखिर में वो हार जाएगी और हमें तो जीतना ही जीतना है। तो ये कहकर सोचकर उसने अपने बेटे से कहा कि ठीक है, मुझे लड़की की शर्त मंजूर है, तो मुझसे कह दो जाकर कि मैं उसकी वो रस्सी बना कर दे और मैं उसे पहन लूँगा। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा। फिर जब उसके पिता ने उसकी शर्त रखी तो उसने क्या किया, लड़की ने फिर बनाने के लिए क्या किया, एक रस्सी का टुकड़ा लिया, 9 हाथ लंबी रस्सी का टुकड़ा, और उसे एक पत्थर की सिल पर, एक बड़ा सा पत्थर था उस पर रख दिया उसने। अब यहाँ पर देखो समझदारी क्या की है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्या समझदारी की उसने लकड़ी की, उसने एक पत्थर की सिल ली और उस पर उसको जो है रस्सी के 9 हाथ लंबे टुकड़े को रख दिया, हाथ में नहीं पकड़ा, और उस पत्थर पे रख कर जो है उसने उसको जो है जला दिया और जला दिया उस रस्सी को, हाथ में पकड़ के नहीं, पत्थर पे रखे रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। तो क्या हुआ, रस्सी पत्थर पे रखी पूरी जल गई, पर पहले जैसे हमने बताया था एक बार आपको, ऐसे ही बनी रहती है। तो देखने में सी लग रही थी, अब उसको कोई छुएगा लेकिन देखने में वो जब तक छुएगा नहीं, जब तक वो हिलाई नहीं जाएगी तब तक वो रस्सी जैसी ही लग रही थी। तो कहने को वो रस्सी जो है, राख जो बची रस्सी जैसी जो राख लग रही थी, इसे वह सिल समेत लोन के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। फिर उसने उस सिल को उठाया, उस पत्थर के टुकड़े को, और उसके लोनपोगार के बेटे के साथ लेकर लोनपोगार के पास पहुंची और कहा कि ये लीजिए, मैं आपके लिए, आपने कहा था 9 हाथ राख की रस्सी बनाने के लिए, और ये लीजिए मैं 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर ले आई हूँ और अब आप इसे पहन लीजिए। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। अब लोनपोगार को पहले विश्वास ही नहीं था, पहले उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसी रस्सी, जब देखा उसने बना ली तो बहुत चकित रह गए, मतलब एकदम आश्चर्य पड़ गए कि आखिर इसने ऐसा कर कैसे दिया, कैसे हो गया और अब क्या होगा, अब हम पहनेंगे कैसे इसको। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। अब लोनपोगार खुद इस चीज़ जानते थे कि राख की बन गई, उनको पता था कि हम छुएंगे, छूते ही टूट जाएगी, तो इसको उठा के गले में पहनना तो बहुत मुश्किल की बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। हाथ लगाते ही वह तो उसको छुएंगे, छूते ही टूट जाएगी। लोनपोगार को पता था वो नहीं कर सकते हैं जो उन्होंने शर्त रखी है। लड़की की समझदारी के सामने उन्हें अपनी चालाकी धरी रह गई। अब फिर उनको एहसास हुआ कि वास्तव में लड़की बहुत ज़्यादा समझदार है। पहली बार उन्होंने अपने बेटे के सामने एक शर्त रखी जिसमें उस लड़की ने मदद करके उनके बेटे को जिता दिया था। फिर दूसरी बार उन्होंने अपने बेटे के सामने एक शर्त रखी जिसमें उस लड़की ने उनके बेटे की मदद करके उसे जिता दिया। तीसरी बार डायरेक्ट उन्होंने उस लड़की की परीक्षा लेनी चाहिए और उस परीक्षा में भी उस लड़की ने पास कर लिया उनकी बात को और उनको हरा दिया, तो जिससे वो समझ गए कि हाँ, ये लड़की वास्तव में बहुत चालाक है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत तेज है, बहुत समझदार है। और जब उन्होंने देखा कि लड़की इतनी अच्छी है तो उन्होंने बिना वक्त गंवाए लोनपोगार से अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। अब क्योंकि उनको था कि उनका बेटा भोला भाला है, उसका आगे क्या होगा, भविष्य में अपनी ज़िंदगी कैसे चलाएगा, घर बार कैसे चलाएगा, रुपया पैसा कैसे कमाएगा, तो उनको फिर ये लगा कि अगर ये लड़की हमारे बेटे की ज़िंदगी में आ जाएगी तो इतनी समझदार है कि ये दोनों मिल के अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी जी लेंगे, सारा काम अच्छे से कर लेंगे, कभी भी कोई जीवन में दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आएगी तो ये लड़की जो है ये हमारे बेटे को हमेशा सही रास्ता दिखाएगी, हमेशा अच्छे से समझाएगी और उसे सही मार्ग दिखा के, सही रास्ता दिखा के
हमेशा उसको खुश रखेगी, उसके जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आने देगी। ये सोचते हुए उन्होंने समझा कि अगर हम इस लड़की से अपने बेटे की शादी कर देंगे तो ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, और हमें अपने बेटे की फिर चिंता नहीं करनी पड़ेगी, हमें अपने बेटे की परवाह नहीं करनी पड़ेगी कि बाद में उसका क्या होगा। तो ये सोचते हुए उसने लड़की के सामने अपने बेटे के साथ शादी का प्रस्ताव रखा, यानी कि कहा कि तुम प्लीज़ मेरे बेटे से शादी कर लो ताकि वो तुम्हारे साथ रहकर एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई और फिर अंत में उन दोनों की शादी को उस लड़की ने हाँ कर दी, वो लड़की मान गई और फिर दोनों की शादी लोनपुकार के बेटे की और उस लड़की जो बुद्धिमान लड़की की शादी दोनों की धूमधाम से बहुत कर दी गई। तो इस तरह अब ये कहानी जो है हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। और इस पूरी कहानी को आपने समझा सुना, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से रिवर्स करके इसको दोबारा से 2-3-4 बार वीडियो को चला के इसको सुन लेना। और अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो अब एक्सरसाइज को ध्यान से समझो, जो पहले कहानी पढ़ी है उसी के आधार पर क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में। इनको समझना है और अपने बुद्धि से अपने मन से हर बच्चे को करना है। ऐसा नहीं है कि ये नकल करके आप देख लो कि जैसे क्लास में लिखवाते हैं ब्लैक बोर्ड पर हर बच्चा लिख लेता है फिर रट लेता है। इसको आपको अपने मन से अपने अपने आंसर अपने अपने अलग अलग सबके होने चाहिए, इस तरह लिखना। फिर बाद में देख कर उसको चेक करके बताया जाएगा किसका सही है किसका नहीं सही है, और जो सबसे सही होगा उसका आंसर फिर फेयर कॉपी में लिखवाया जाएगा ताकि हर बच्चा उसको फिर देख के सही ढंग से लिख सके। तो अब आगे एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं हम लोग। ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज में क्या है, सबसे पहले एक्सरसाइज देखिए यहाँ पर पहले नंबर पर यहाँ पर क्या है, भोला भाला। एक हेडिंग दी है भोला भाला। भोला भाला मतलब बहुत सीधा साधा, जो ज़्यादा चालाक ना हो, ज़्यादा समझता ना हो, जो भी बताया जाए मान ले इधर उधर से या अपनी मर्जी से कुछ जानना पाए, तो उसको कहते हैं भोला भाला। तो यहाँ पर एक भोला भाला हेडिंग दी है। फिर इस हेडिंग के बाद क्या पूछा है, फिर यहाँ पर देखिए एक बात लिखी है इस जगह, यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। ये प्रश्न नहीं है, ये एक बात कही है कि तिब्बत में एक मंत्री थे, वो उनका बेटा बहुत भोला था, इस बात से वो परेशान रहते थे। ठीक है, अब इस बात को बताया है। अब इसके बाद इन्होंने प्रश्न पूछा है कि तिब्बत का एक मंत्री थे और वो अपने बेटे के भोलेपन से, उसके सीधे होने से बहुत परेशान रहते थे। अब प्रश्न जो है वो है का। अब ये जो का है ये प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोगों को लिखना है। क्या है प्रश्न का, तुम्हारे विचार से, यानी आपके विचार से आप क्या सोचते हो कि किन किन बातों के बारे में सोचकर वे परेशान होते होंगे। कि उनके जो मंत्री थे लोनपोगार तिब्बत के, वो अपने बेटे के भोलेपन से उनको क्या क्या बातें उनके मन में आती होंगी, उन्हें क्या क्या लगता होगा जिसकी वजह से वो परेशान रहते थे अपने बेटे को लेकर। जैसे कि वही था ना कि उसको, जैसे बताया था आपको कि उनको लगता था कि उनके बाद उनके बेटे का क्या होगा, अभी तो हम जिंदा हैं, उसको खिला पिला रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन जब हम मर जाएंगे, कल को बेटा बड़ा हो जाएगा तो वो खुद कैसे कुछ कर पाएगा, उसका परिवार होगा, खुद उसको अपना खाना पीना रहना सहना देखना होगा, तो हर काम जीवन में वो कैसे करेगा। तो ये सब उनकी परेशानियाँ थी कहीं ना कहीं, तो इसको समझ के आप लिखना है यहाँ पे। फिर इसके बाद खा देखो, तो का उत्तर लिखना है, फिर खा का उत्तर लिखना है। अब खा में क्या है, पहले पूछा है यहाँ पे तिब्बत के मंत्री जिनका बेटा भोला भाला था उसके ऊपर चिंतित रहते थे, तो इसी संबंधित खा का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करते। अगर अब आप लोग अगर तिब्बत के मंत्री की जगह होते और बेटा आपका भोला भाला सीधा साधा ऐसा होता, या कोई लड़का ऐसा है जीवन में अगर आपको दिखता कि जो बिल्कुल समझदार नहीं, कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो लगता है ना कि इसका जीवन कैसे चलेगा। तो हम उसके लिए क्या करते, उसे कैसे सीख देते, कैसे समझाते, ये आपको अपनी समझ से लिखना है। अब जैसे हमसे अगर आप पूछो तो हम तो ये कहेंगे कि हम उसे, जैसे जो भी हम काम करते हैं सुबह से शाम तक, उसमें उसको अपने साथ रखते, उससे कहते देखो हम कैसे काम कर रहे हैं, फिर वो देखता है, फिर दूसरी बार कहते अब इस काम को तुम अपने आप से करो, फिर उसको करने देते, पहले समझाते सिखाते, जैसे आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और उसके बाद वो काम हम आपसे क्या कह रहे हैं कि आपको करना है। तो जब आप करोगे किसी काम को, खुद करोगे, तब आप सीखोगे और समझदार बनोगे। तो हम यही तरीका अपनाते हैं कि पहले उस काम को समझाते हैं और उससे कहते हैं अब इस काम को, जो भी काम हम कर रहे हैं सुबह से रात तक दिन भर में, डेली रोज़ के रोज़, उसमें फिर पहले करते हैं, उसको दिखाते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं, और फिर अगली बार कहते हैं कि अब इस काम को तुम करो। और फिर वो
करता, कुछ गलती करता, फिर धीरे धीरे सीखता। जैसे बच्चे हैं, हम लोग स्कूल में क्लास में लिखते हैं, अभी कोई बच्चे होमवर्क लिख कर देंगे, कुछ गलत होगा, फिर उनको हम बताएंगे नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, तब वो सही करके लिखेंगे और अगली बार जब हम काम दूसरा लेसन जब करवाएंगे तब उनका सही होगा। तो इस तरह करके धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी को अगर कोई समझदार है, भोला भाला है, तो उसको बुद्धिमान बनाया जाता है। तो हम लोग भी ऐसे ही बुद्धिमान बन सकते हैं। तो इस तरह आप इसका आंसर कुछ लिख सकते हो, अपनी समझ से लिखना, फिर देखते हैं क्या लिखते हो, कैसा है, वो सही है कि नहीं है। जो भी समझ में आए लिख कर आप लोग उसको भेजना। फिर इसके बाद देखिए अगला, फिर इसके बाद ये 2 प्रश्न हो गए भोला भाला 1 की हेडिंग के। इसके बाद दूसरी हेडिंग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए शहर की तरफ। अब शहर की तरफ यानी कि शहर की दिशा में, शहर की ओर। अब उसने क्या किया था, शहर की तरफ भेजा था अपने बेटे को, शहर जाओ और वहाँ जाकर इन भेड़ों को लेकर वहाँ से 100 बोरे जौ के लेकर आओ। क्योंकि शहर में होता क्या है कि शहर में बहुत लोग होते हैं ना, गांव में थोड़ा लोग सीधे होते हैं, शहर में थोड़ा चालाकी होती है। शहर जाके अगर कोई काम करके आएगा तो उनका बेटा और ज़्यादा समझदार उनको लगता, तो इसलिए उन्होंने शहर की तरफ भेजा था उसको काम करने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर रवाना किया। अब ये एक बात बताइए कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर भेजा। अब ये प्रश्न नहीं है, अब प्रश्न इसके बाद आएगा। क्या प्रश्न है का, ये देखिए यहाँ पे, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। तो शहर भेजा था, लेकिन प्रश्न ये है कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। क्यों भेजा था आप सबको पता है ना, तो उसको लिखना है क्योंकि वो चाहता था कि उसका बेटा समझदार बने और उसने एक काम दिया। अब भेड़ें दी उसने। अब भेड़ों के साथ क्या होता है कि भेड़ें जानवर हैं, जानवर है। अब जानवर को अगर आप जरा सा भी आप इधर उधर ध्यान दोगे तो एकदम से उसका भाग जाए, वहाँ से इधर उधर भाग जाए, फिर उसको पकड़ना मुश्किल होगा। एक को पकड़ोगे दूसरा भागेगा, दूसरा भागेगा, उसको पकड़ोगे तीसरा भागने लगेगा। इस तरह सारी की सारी भीड़ें इधर उधर भाग जाएंगी। तो बहुत कठिन काम है जानवर, वो भी 100 जानवरों को एक साथ संभाल के रखना। तो उसने इसलिए उनको अपने बेटे को शहर भेजा था भीड़ों के साथ, कि जो है वो वहाँ जब लेके जाएगा तो उनको संभालना, फिर उसके बाद उनको बदले में 100 बोरे जौ के लाना, उसके बाद पैसा भी नहीं है, तो ये सब करेगा। ये सब करने से वो कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि चलाएगा, दिमाग चलाएगा और समझदार बनेगा, उसको दुनियादारी की समझ आएगी थोड़ी। तो ये सब इसलिए उसने अपने मंत्री बेटे को शहर भेजा था। फिर इसके बाद जो है आपका अगला क्वेश्चन देखिए, खा जो लिखा है यहाँ पे, खा में क्या लिखा है, उसने अपने बेटों को भेड़ों के साथ शहर ही क्यों भेजा था। जैसे कि बताया भी, भेड़ों के साथ शहर क्यों भेजा था, तो इसका आंसर ये हो गया। फिर इसके बाद गा देखिए, गा में क्या है, तुम्हारे घर के बड़े लोग। अब ये गा जो है इसको आप लोग लिखिएगा मत, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक समझाने के लिए एक चीज़ कही है कि हर होता क्या है कि हम लोग सब लोग शहर अभी बने हैं, लेकिन पहले जब शुरुआत में बहुत पहले कई सालों पहले गांव ही खाली होते थे, तब शहर वहर कुछ नहीं होते थे, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं था, केवल गांव जैसे सब चीज़ें होती थी। तो शहर तो बाद में बने हैं, तो ज़्यादातर लोग सब शहर में गांव में ही रहते थे। फिर गांव से शहर में धीरे धीरे करके लोग आने लगे, बड़े बड़े घर बनने लगे, बिल्डिंग्स बनने लगी, स्कूल कॉलेज फैक्ट्रियाँ दुकानें मॉल्स ये सब बनने लगे। तो धीरे धीरे शहर सब विकसित होने लगे, गाँव से शहर बन गया। तो लोग गाँव से ही शहरों को आते थे, और आज भी लोग सब कहीं ना कहीं गाँव से ही जुड़े हुए होते हैं। हम अगर गांव के नहीं, हम मान लो शहर में पैदा हुए, पर हमारे घर वाले गांव के रहे होंगे, वो गांव से आए होंगे, या वो नहीं भी आए हैं तो शायद उनके गांव से उनके मम्मी पापा यानी कि हमारे दादा दादी हो सकता है गांव से आए हों शहर। तो कहीं ना कहीं हर कोई गांव से जुड़ा है और उसके बाद शहर आया है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई है कि तुम्हारे घर के बड़े लोग कहाँ से कहाँ रहते थे। तो ये आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो कि मम्मी आप कहाँ रहती थी, पापा आप कहाँ रहते थे शहर में आने से पहले, या अगर आप शहर में पैदा हुए थे तो नाना नानी हमारे दादा दादी कहाँ रहते थे। तो ये आप उनसे पूछो और जानो, ऐसे ही कम से कम इससे एक नॉलेज होती है, जानकारी बढ़ेगी हम लोगों की, थोड़ा समझ बढ़ेगी इन सब बातों को, हर तरह की बातें करने से। घर में पता करो, अब घर में बातें पूछो, आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो कि दूसरी जगह जाकर बस गया हो। तो घर में पता करो और आस पड़ोस में भी, अब जैसे हमारे अंकल आंटी आस पास जिनसे आप बात कर सकते हो, कोई दोस्त है, कोई यार है, कोई भैया है, दीदी है आसपास में, उनसे भी आप पूछ सकते हो कि आप लोग क्या यहीं लखनऊ के रहने वाले हो, या किसी अच्छा शहर में आप रहते हो वहाँ के रहने वाले हो, या फिर आप पहले कहाँ रहते थे, तो बताएगा हम वहाँ रहते तो वहाँ से यहाँ आए हैं। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं, और अगर खुश हैं तो क्यों खुश हैं। फिर उनसे पता करो और कि क्या वो कहाँ से आए हैं। फिर उनसे पूछो कि क्या उनको लगता है कि वो गांव से शहर छोड़ कर आए हैं, तो उन्हें लगता है कि उनका शहर आना उनको अच्छा लगता है, उन खुश हैं वो शहर आके, उन्हें अच्छा लगता है कि उन्हें गांव छोड़ना चाहिए था,
या फिर उन्हें गांव में ही रहना चाहिए था और वहीं पर खुशी खुशी अपना जीवन बिताना चाहिए था। तो उनसे पूछो और जानने की कोशिश करोगे उनकी राय क्या। आप देखोगे तो कोई आपसे कहेगा नहीं, हमें गांव में अगर रहते तो शायद ज़्यादा खुश रहते, कोई कहेगा कि नहीं, हम शहर में आके खुश हैं। तो सबकी अलग अलग राय होगी। तो ऐसे पूछो तो लोगों की राय जानकर एक चीज़ें जानते हैं, बारे में जानते हैं कि लोग क्या सोचते हैं किस चीज़ के बारे में। तो हमारी जानकारी बढ़ती है, हमारी समझदारी बढ़ती है उससे। फिर हमें क्या करना है, हम कुछ भी कर सकते हैं, पर हमारे पास 10 तरह की जानकारी होंगी तो हम उसमें से चुन सकते हैं कि हमें क्या करना है। पर अगर पता ही नहीं होगा तो हम चुनेंगे कैसे कि क्या करना है। तो लोगों से बार बार पूछोगे, घर में पूछोगे तो चीज़ों के बारे में और नई नई बातें जानोगे। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। और फिर उनसे ये भी पूछिएगा अपने घर में मम्मी पापा से या फिर दोस्त यार जिससे भी आप पूछ रहे हो बाहर घर में, कि आपने छोड़ा था तो क्यों छोड़ा था, मतलब किस वजह से आपको छोड़ना पड़ा अपना गांव। तो बताएंगे कि शायद उन्हें पैसा कमाना था या फिर पढ़ने के लिए आना था, या गांव में उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, कोई परेशान कर रहा था, इसलिए वो शहर आ गए। उन्होंने सोचा कि शहर आएंगे तो नौकरी करेंगे, कुछ पैसा हो जाएगा तो कुछ बच्चों को पढ़ा लिखा लेंगे, अच्छे से ज़िंदगी बीत जाएगी। तो कुछ ना कुछ वो बताएंगे आपको और इस वजह से उन्होंने शहर वो आए। तो वो जो भी बताएंगे वो आप सुन सकते हो। और अगर मन हो, अगर आपको सही लगे तो आप इसका उत्तर भी जो है वो लिख लेना और इसका उत्तर भी लिख के दिखाना, इस खा का भी उत्तर जो है। लेकिन वही है कि कोशिश करना लिख के, गलत होगा तो कोई बात नहीं, कम से कम समझदारी बढ़ेगी। एक चीज़ आप लिखने की कोशिश करोगे तो मेन पढ़ाई का उद्देश्य ये है कि हम कितने समझदार हो रहे हैं। इससे मतलब नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोग गलती करोगे, अभी बच्चे गलती करेंगे। जब गलती करेंगे उनको बताया जाएगा तब फिर वो धीरे धीरे सही करेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं तो फिर सही नहीं होगा। गलती करोगे नहीं तो हम बता नहीं पाएंगे। तो गलती करो, लिखो अपने मन से और फिर देखते हैं और बताते हैं, और फिर ताकि आप उसको सही करो। ठीक है। फिर इसके बाद अगला देखिए क्या है नेक्स्ट। फिर यहाँ पर सेकंड में देखिए ये वाला, यहाँ पे क्या लिखा है। इसको हमने बताया था ना आपको अनाज के बारे में, जो पहले हमने कहानी सुनाते टाइम, वही चीज़ यहाँ पर आएगी। यहाँ पे लिखा है जौ एक तरह का अनाज है। जौ क्या कहते हैं, अनाज को, जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, मतलब उसको कई तरह से खाने के लिए बनाया जाता है, कि जिस तरह बनाकर उसको खाया जा सकता है। कैसे कैसे, इसकी रोटी बनाई जाती है, इसमें आटे की रोटी खाते हैं, मैदे के पराठा रोटी बनाते हैं, इस तरह करके जौ की भी रोटी बनाई जाती है, तो उसकी रोटी खाई जा सकती है। उसके अलावा और क्या किया जा सकता है, सत्तू बनाया जा सकता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। और इसका क्या कर सकते हैं, सत्तू बना सकते हैं और सत्तू को उससे उसको खा सकते हैं, या फिर उसको सूखा भून कर भी खा सकते हैं। तो इस तरह से जो अनाज होता है उसको हम लोग रोटी बना के, सत्तू बनाकर या भून कर खा सकते हैं। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। तो अब घर में और स्कूल में, अब स्कूल में तो इस समय आप लोग, हम लोग आ नहीं रहे, हम लोग मिल नहीं रहे, लेकिन घर में आप बात करो और हो सके तो बच्चे हम लोग सब ग्रुप में जुड़े हैं, ग्रुप में डिस्कस करो इस बारे में। आप चाहो तो हमसे पूछ के डिस्कस कर सकते हो कि और क्या क्या अनाज हो सकते हैं। जैसे हमने बताया था, इस जगह हम पहले बता चुके हैं अनाज के बारे में, फिर से एक बार बताते हैं कि अनाज जैसे जो कुछ भी हम लोग, एक तो देखो होता है फल होता है, एक होता है सब्जियां होती हैं जो हम लोग खाते हैं। उसके अलावा जो है, जो हम खाते हैं फल और सब्जियों के अलावा कहीं ना कहीं वो अनाज होता है। अब जैसे खाने में हम लोग क्या क्या खाते हैं, एक तो रोटी हो गई। अब रोटी किससे बनती, गेहूं से। तो गेहूं फल या सब्जी तो है नहीं, तो गेहूं अनाज है। उसके अलावा हम लोग चावल खाते हैं, तो चावल फल या सब्जी तो है नहीं, चावल क्या है, चावल अनाज है। उसके अलावा हम लोग दाल खाते हैं, तो दाल फल या सब्जी तो है नहीं, तो दाल क्या है, दाल अनाज है। उसके अलावा जौ, जैसे बताया अभी, ज्वार होता है, मक्का होता है, मक्के की रोटी वोटी बनती है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो सब अनाज कहलाती हैं। चना होता है, जैसे चने का सत्तू बनता है, आटा बनता है, रोटी बनती है। तो इस प्रकार और भी कई चीज़ें बनती है, दाल बनती है। तो वो सब जो है, ये सब चीज़ें चने की, चना भी अनाज होता है। तो वो इसी तरह कुछ 4 खाने दिए, तो अपनी कॉपी में 4 नाम अनाज के आप लिख दीजिएगा। 5-6 हमने करीब बताए हैं, इसमें 4 नाम आप लिख दीजिएगा और समझ के लिखिएगा ध्यान से। फिर इसके बाद यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है इसमें। गेहूं और जौ अनाज होते हैं और दोनों, गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा है। तीनों मतलब गेहूं और जौ, और तीसरा शब्द है अनाज। तो ये तीनों शब्द क्या है, संज्ञा है। संज्ञा कैसे, आपको पता है ना, संज्ञा नाम को कहते हैं, किसी भी चीज़ का नाम हो कोई। अब गेहूं क्या है, एक अनाज का नाम है। जौ क्या है, एक अनाज का नाम है। अनाज क्या है, जो खाने की चीज़ें हैं उनको नाम दिया गया है अनाज। तो अनाज भी कहीं ना कहीं नाम है। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाज के नाम हैं।
इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब गेहूं और जौ क्या है? अनाज के नाम है। और अनाज क्या है? अनाज में गेहूं भी आ गया, जौ भी आ गया, चावल भी आ गया, दाल भी आ गया, चना भी आ गया। तो अनाज क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि वो एक तरह से जाति है, उसमें सारे के सारे अनाज आ गए। लेकिन जब हम जौ की बात कर रहे हैं तो जौ इकलौता अनाज का नाम है, गेहूं इकलौता अलग अनाज का नाम है, चना एक अलग अनाज का नाम है, चावल एक अलग अनाज का नाम है। तो ये चावल है, चना है, जौ है, ये सब व्यक्तिवाचक कहलाएंगे, क्योंकि ये नाम है अलग अलग। और अनाज में सारे के सारे आ जाते हैं, तो पूरा पूरा समूह है, वो जाति है उस पूरी अनाजों की, सारे अनाज उसमें आ जाते हैं। तो अनाज है जातिवाचक और जौ और गेहूं है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। अब रिमझिम क्या है? रिमझिम जैसे पोएम का नाम है, किसी पाठ का हमारी किताब लेसन का नाम है। और पाठ्य पुस्तक क्या है? पाठ्य पुस्तक पूरी की पूरी किताब है। तो पूरी किताब की जहाँ बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे लेसन होंगे, तो पूरी किताब जातिवाचक है। और उसके जब एक लेसन का नाम लेंगे हम रिमझिम, तो वो उस लेसन का एक पर्टिकुलर नाम है, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। दूसरे लेसन का नाम लेंगे तो वो दूसरा व्यक्तिवाचक नाम हो जाएगा। तीसरे लेसन का नाम लेंगे, मान लो राग की रस्सी है, तो राग की रस्सी क्या है? एक पाठ का नाम है, तो वो जातिवाचक होगा, सॉरी व्यक्तिवाचक होगा। और पूरी किताब जिसमें खूब सारे लेसन होंगे वो जातिवाचक होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर अब ये इस आधार पे यहाँ पे इन्होंने प्रश्न पूछा है। अब इस प्रश्न को देखिए, का वाला जो है इसमें क्या पूछा है? नीचे दी गई संज्ञाओं को वर्गीकरण करके इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार, किन दो प्रकार? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। यानी कि यहाँ पर कितने नाम दिए? 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये हमें बताने हैं कि ये जातिवाचक है या फिर इनमें से कौन सा नाम व्यक्तिवाचक है। तो ये आपको बताना है। थोड़ा सा हम समझाते हैं, समझ लीजिए, फिर उसके बाद कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब जैसे गेहूं है, तो गेहूं क्या है? जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? बताइए। गेहूं अनाज, एक अनाज का नाम है, तो गेहूं क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। अगर अनाज होता तो अनाज में सारे अनाजों के नाम आ जाते, तो वो जातिवाचक होता। लेकिन हम अनाज नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक अनाज का नाम अलग से बता रहे हैं, अलग करके हर अनाज में से एक अनाज को अलग कर रहे हैं। तो जाति में से एक व्यक्ति को हम अलग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर अलग जब कर रहे हैं उसको, तो वो व्यक्तिवाचक हो रहा है। तो अनाज ना कहकर गेहूं कह रहे हैं, नाम ले रहे हैं अनाज का, तो ये गेहूं हमारा व्यक्तिवाचक होगा। उसके बाद जैसे कि दूसरा है यहाँ पे तांबा। अब तांबा क्या है? अब होता क्या है? धातु होती है। धातु माने मेटल, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो धातु की चीज़ें बनती हैं। धातु जैसे लोहा होता है, सोना होता है, चांदी होता है, तांबा होता है, पीतल होता है, एल्युमिनियम होता है, कांसा होता है, ये सब धातु हैं। और इन सब से जेवर या फिर कोई ना कोई चीज़ें, बर्तन, ये सब बनते हैं। तो धातु हो गया हमारा, क्योंकि धातु से हर नाम का जो है बर्तन या जेवर जो कुछ भी वो बनेगा, सोना है, ये सब धातुएं हैं। तो धातु हो गया हमारा जातिवाचक, और तांबा हो गया व्यक्तिवाचक, क्योंकि वो धातु का एक नाम है। उसको हमने धातुएं से, जितने सारे धातु के नाम है, लोहा, चांदी, सोना, तांबा, उनमें से एक को हमने अलग करके बताया है तांबा, तो वो एक व्यक्तिवाचक है। और धातु का कहेंगे तो वो जातिवाचक होगा। इसके बाद अगला है जैसे यहाँ पे धातु। अब देखिए धातु भी लिखा हुआ है, यहाँ पे तांबा लिखा था पहले, उसके बाद अब यहाँ पे धातु लिखा। तो धातु क्या होगा? जैसा बताया अभी कि धातु जो है हमारा वो जातिवाचक है, क्योंकि उसमें ये नहीं बताया कि धातु, किसी एक धातु का नाम नहीं बताया है, सारी की सारी धातु उसमें आ जाएंगी। अब धातु कहा है तो लोहा भी उसमें आ गया, सोना भी आ गया, तांबा भी आ गया, पीतल भी आ गया, चांदी भी आ गया, सारी धातु उसमें आ गई। तो ये हो गया जातिवाचक। फिर इसके बाद खिचड़ी। अब खिचड़ी क्या है? अब जैसे होता है खाना होता है, हम लोग कहते हैं खाना खा लो। अब खाना खाने में क्या होता है? दाल चावल भी हो सकता है, रोटी सब्जी भी हो सकती है, या फिर कोई फास्ट फूड हो सकता है, कोई स्नैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है खाने में रखा हो, और कहते हैं खाना खा लो। तो उसमें खाना क्या कहलाएगा? खाना जातिवाचक कहलाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ खाने की हो सकती है, सारी चीज़ें उसमें आ गई खाने की, खाने में ही कुछ भी हो सकता है, तो वो जातिवाचक होगा। लेकिन जब हमने किसी खाने का नाम ले लिया, एक पर्टिकुलर खाने का, कि चावल खा लो, दाल खा लो, रोटी खा लो, या फिर हमने कहा खिचड़ी खा लो, तो हम यहाँ पर एक नाम बोल रहे हैं कोई, तो जब हम एक नाम बोल रहे हैं कोई अलग से, तो वो नाम जो है व्यक्तिवाचक कहलाएगा। तो यहाँ हमने किसी सारे खाने की बात नहीं कही है, केवल एक खाने की बात कही है, खिचड़ी। तो खिचड़ी क्या हुआ?
व्यक्तिवाचक हुआ, क्योंकि वो खानों में से एक खाने का नाम है जो हम लोग खाते हैं उनका। फिर इसके बाद पांचवा क्या है, ये शेरवानी। शेरवानी क्या है, अब हम लोग कपड़े पहनते हैं, कोट होता है, पैंट होता है, शर्ट होता है, स्कर्ट होता है, जीन्स होता है, टॉप होता है, तो अलग अलग तरह के कपड़ों के नाम हैं। तो ये सारे नाम क्या है, ये व्यक्तिवाचक हैं। अब कपड़ा क्या है, कपड़े में सब सारे कपड़े आ जाएंगे, तो कपड़ा जो है वो हमारा जातिवाचक है। और अगर कपड़े में से हम कोई नाम लेकर किसी कपड़े का नाम ले रहे हैं तो वो नाम जो है व्यक्तिवाचक है। यहाँ पर हमने क्या किया, शेरवानी कहा। शेरवानी जैसे शादी में दूल्हा पहनता है, लंबे लंबा कोट जैसा होता है, पैजामा उसके नीचे पहना जाता है, तो उसको शेरवानी बोलते हैं। तो ये एक कपड़े का नाम है, कपड़ा नहीं है, इसमें सारे कपड़े नहीं आएंगे, ये अलग है कपड़ों से, इसको कपड़ों से अलग कर दिया गया है, स्पेशली कहा है कि शेरवानी ही। तो शेरवानी क्या है, ये व्यक्तिवाचक हो गया है। इसके बाद फिर अगला है शहर। अब यहाँ पर भी देखिए शहर बताया है, शहर में अब शहर सारे शहर हैं, लखनऊ शहर है, कानपुर शहर है, आगरा शहर है, मुंबई शहर है, दिल्ली शहर है, चाहे उसके अलावा जैसे बहुत शहर है भारत में, जितने भी शहर हैं, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, देहरादून है, आपका हम लोगों का सब चेन्नई है, मुंबई है, तो ये सारे शहरों के नाम हैं। लेकिन जब हम शहर बोलते हैं तो उसमें हम कोई एक नाम तो ले नहीं रहे, सारे के सारे शहर आ गए, देश के जितने भी देश हैं, देश के जितने भी शहर हैं, हर शहर का नाम कोई भी शहर हो सकता है। तो जब हम शहर कहेंगे तो शहर जातिवाचक है, क्योंकि उसमें सबके सब शहर आ गए हैं। लेकिन जब हम किसी शहर का एक नाम ले रहे हैं, जैसे लखनऊ या कानपुर या उन्नाव या सीतापुर या बाराबंकी या मुंबई या आगरा या दिल्ली या चेन्नई, कलकत्ता, कोई भी नाम हम जब ले रहे हैं, तो नाम जब हम ले रहे हैं तो हम उस एक शहर का ही नाम ले रहे हैं। मान लो हम लोग कह रहे हैं लखनऊ, तो अब यहाँ पर केवल एक लखनऊ का नाम है, बाकी शहरों का नाम नहीं है। तो जब हम खाली लखनऊ कह रहे हैं तो वो क्या होगा, वो व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि वो अलग से एक नाम बता रहा है। लेकिन जब हम शहर कह रहे हैं तो उसमें सारे के सारे शहर आ जाएंगे, सारे नाम आ जाएंगे, तो वो जातिवाचक होगा। तो इस तरह यहाँ पर शहर है तो शहर जातिवाचक है। अगर नाम होता है शहर का, जैसे कि यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर लेह, यहाँ पर शुरुआत में लेह दिया था, तो लेह क्या है, लेह शहर का नाम है, और तो लेह जो होगा वो व्यक्तिवाचक होगा और शहर जो होगा वो जातिवाचक होगा। फिर इसके बाद हमारा 7वें नंबर पे क्या है, भोजन। अब इसका भी हम लोगों ने यहाँ पे खिचड़ी पढ़ा था ना, तो बताया था कि खिचड़ी जो है नाम है खाने का, भोजन का, तो खिचड़ी नाम है खाने, एक अलग से खाने का किसी, तो वो व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन जब भोजन की हम बात कर रहे हैं तो भोजन में सारे खाने आ जाते हैं, कोई एक खाना नहीं आ रहा, तो भोजन क्या है, जातिवाचक है। उसके बाद अगला है हमारा वेशभूषा। वेशभूषा मतलब जो कपड़े हम पहनते हैं, जैसे भी कपड़े हम पहनते हैं, कपड़ों को ही वेशभूषा कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी देखा था शेरवानी लिखा था, तो शेरवानी वेशभूषा का नाम है, जैसे जीन्स है, कोट है, पैंट है, उसी तरह शेरवानी एक वेशभूषा का, एक कपड़े का नाम है। तो वो था व्यक्तिवाचक, लेकिन वेशभूषा में कोई नाम नहीं बताया जा रहा है किसी कपड़े का, सारे के सारे कपड़े जो भी हम लोग पहनते हैं, इंसान, लड़के, लड़की, आदमी, औरत, वो सारे वेशभूषा में आ जाएंगे। तो वेशभूषा क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या समझाया गया है कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जब हम कोई ऐसी चीज़ का नाम लेते हैं जिसमें कि पूरा का पूरा सब आ जाता है, जैसे कि हमने कहा धातु, अब धातु में सारी धातुएं आ गई। हमने कहा भोजन, भोजन में सारे भोजन आ गए। हमने कहा वेशभूषा, वेशभूषा में सारे के सारे कपड़े आ गए। हमने कहा शहर, शहर में सारे के सारे शहर के नाम आ गए। तो ये सब क्या है, जातिवाचक है। लेकिन अगर हम कहें लखनऊ, तो लखनऊ केवल एक शहर का नाम है। अगर हम कहें शेरवानी, तो शेरवानी केवल एक कपड़े का नाम है। अगर हम कहें तांबा, तो तांबा केवल एक धातु का नाम है। अगर हम कहें लेह, तो लेह केवल एक शहर का नाम है। अगर हम कहें खिचड़ी, तो खिचड़ी केवल एक भोजन का नाम है। सब इसमें नहीं आ रहे हैं, केवल एक अलग करके बताया जा रहा है, उसमें से, उनके समूह में से, उनकी जाति में से, उस जाति में से एक को अलग करके बताया जा रहा है। तो जिस जाति में से जब अलग करते हैं तो अलग किए हुए वाले को व्यक्तिवाचक कहते हैं। जब अलग नहीं करते हैं तो पूरी जाति होती है, सब मिला होता है उसमें, तो जातिवाचक कहते हैं। और जब उस जाति में से किसी एक को अलग कर देते हैं तो वो अकेला हो जाता है और व्यक्ति बन जाता है और व्यक्तिवाचक कहलाता है फिर। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए अच्छे से, और इसके बाद कॉपी में करिए, सुनकर ध्यान से समझिए और फिर समझते हुए करिएगा, क्योंकि केवल सुनने से समझ में नहीं आएगा। जब करोगे, करते टाइम इन बातों को सोचोगे मन में कि क्या बताया गया था, और उस तरह से सोच के जब करोगे तो ये बातें दिमाग में बैठेंगी और हमेशा याद रहेंगी।
फिर इसके बाद यहाँ पर खा देखिए, खा में क्या है, ऊपर लिखे हर जातिवाचक संज्ञा के लिए, ऊपर लिखे मतलब यही जो भी यहाँ पर आपने 8 नाम पढ़े हैं, ये इन्हीं नामों में से फिर से आपको करना है ये खा वाला भी, ठीक है। तो इन्हीं 8 नामों को फिर से देखना है और इनमें से ये जो खा वाला है इसको भी करना है। क्या लिखा है इसमें, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। अब इन 8 नामों में से कौन से नाम जातिवाचक हैं, ठीक है। इसमें से 4 नाम जातिवाचक हैं 8 में से, और 4 नाम व्यक्तिवाचक हैं, हम लोगों ने देखा अभी। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है इसमें पूछा है कि इन ऊपर लिखे जो ऊपर ये यहाँ पर जो 8 नाम दिए हुए हैं इनमें से जातिवाचक संज्ञा के 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखिए। तो जो जातिवाचक संज्ञा है उनके खुद से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सोचकर लिखनी है कि उस जाति में से जो ऊपर जो जातिवाचक हैं उनमें उन जाति में से अलग करने हैं व्यक्तिगत सबको। व्यक्तिगत तौर पे, यानी व्यक्तिगत का मतलब ही होता है अलग अलग कहीं, तो व्यक्तिगत तौर पे उनको अलग अलग करना है आपको। तो जैसे ऊपर देखते हैं एक बार क्या लिखा है, तो ऊपर जैसे जातिवाचक में क्या है, ले, तो जातिवाचक है नहीं, शहर का नाम है, व्यक्तिवाचक है। फिर उसके बाद तांबा, तांबा भी जातिवाचक नहीं है, वो व्यक्तिवाचक है, एक धातु का नाम है। उसके बाद क्या है, धातु। अभी जो धातु लिखा है ये क्या है, ये हमारा जातिवाचक है। तो इस जातिवाचक में से 3 नाम कौन से बन सकते हैं व्यक्तिवाचक। इस धातुओं में जो धातुएं आती हैं उनमें से कोई भी 3 धातु के नाम लिख दो, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, कांसा है, एल्युमिनियम है, कोई भी 3 नाम लिख देंगे तो वो कोई भी जो 3 नाम है वो व्यक्तिवाचक कहलाएंगे। इसके बाद दूसरा देखो, दूसरा क्या है, खिचड़ी है। अब खिचड़ी जाति तो है नहीं, वो जाति में से, जाति मतलब क्या है, भोजन है, उस जाति में से एक को हमने अलग कर दिया है व्यक्तिगत तौर पे और उसको नाम दे दिया खिचड़ी। तो खिचड़ी व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक नहीं है। फिर उसके बाद है शेरवानी। अब शेरवानी भी क्या है, वेशभूषा जो है जातिवाचक है, और उस वेशभूषा की जाति में से हमने एक कपड़े शेरवानी को व्यक्तिगत तौर पर अलग कर दिया, और तो वो व्यक्तिवाचक कहलाएगी, जातिवाचक नहीं है शेरवानी। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद अब आता है दूसरा यहाँ पे शहर। तो शहर क्या है, अब शहर जो है, शहर में सारे नाम आ जाते हैं, तो शहर जातिवाचक है। अब इसमें से कोई एक शहर व्यक्तिगत तौर पे हम अलग करेंगे, उसका नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन शहर जब बोलेंगे तो शहर या सिटी इंग्लिश में वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो इस जातिवाचक संज्ञा का हमें क्या बनाना है, 3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखनी है। तो अब जातिवाचक संज्ञा है शहर, तो व्यक्तिवाचक क्या होगा, 3 कोई भी अपने मन के शहरों के नाम लिख दो, जो भी तुम्हारा मन हो। इसके बाद अगला तीसरा देखो क्या है, तीसरा फिर भोजन है। अब जैसा बताया था कि भोजन भी क्या होगा, भोजन जातिवाचक होगा। क्यों, क्योंकि भोजन में यहाँ किसी भोजन का पर्टिकुलर एक व्यक्तिगत नाम नहीं बता रहे हैं व्यक्तिगत तौर पे अलग करके, सारे भोजनों को एक ही में मिला, सारे भोजन इसमें सम्मिलित हैं, जुड़े हुए हैं। भोजन जब कहते हैं, खाना जब कहते हैं, तो भोजन क्या है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक है। और अगर इसमें से हम कोई एक खाना अलग कर देंगे, उसका नाम लेंगे, तब जैसे खिचड़ी हमने कहा तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो भोजन जातिवाचक है, और इसमें कोई भी 3 खानों के नाम जो आपको अच्छे लगते हो, भोजन के नाम जो आप लोग खाते हैं, उन 3 खानों के नाम लिख दो, दाल चावल सब्जी रोटी, कुछ भी, बर्गर पिज़्ज़ा, जो भी हम लोग खाते हैं, खिचड़ी चाउमीन, कुछ भी, चिली पनीर, जैसे मनो जिसका जो जिसको अच्छा लगता हो, 3 खानों के नाम लिख देंगे। जो 3 खानों के नाम लिखेंगे वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, और ये पूरा का पूरा जातिवाचक है। इसके बाद फिर अगला क्या है, यहाँ पर वेशभूषा। अब वेशभूषा भी क्या है, वेशभूषा मतलब कपड़े, वेशभूषा में सारे कपड़े आ गए, हर कपड़े का नाम आ गया। तो वेशभूषा भी जिसमें सब आ गया, तो पूरी पूरी जाति है ये, इसमें व्यक्तिगत तौर पे अलग नहीं किया है अभी हम लोगों ने, तो ये क्या है, जातिवाचक है। अब इस जातिवाचक वेशभूषा में से हम व्यक्तिगत तौर पे 3 कपड़ों को अलग कर लें, जो भी कपड़े हमें पहनने में पसंद अच्छे लगते हैं वो अलग करके उन 3 कपड़ों के नाम लिख दो। जींस है, स्कर्ट है, टॉप है, और फ्रॉक है, सलवार कुर्ता है, साड़ी है, सूट है, या फिर जींस है, कोट है, पैंट है, शेरवानी है। तो इतने सारे कपड़े हैं, बहुत से कपड़े हैं, स्वेटर होते हैं, जाड़ों कपड़े होते हैं, तो कोई भी 3 कपड़ों के नाम लिख दो तो वो बन जाएंगे हमारे व्यक्तिवाचक। तो इस प्रकार जो हमारा यहाँ पर दिया गया है, ये खा का उत्तर इसमें हम लोग लिखेंगे कहाँ से, जो इन चारों में से ढूंढ के लिखेंगे। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा ध्यान से, समझ के अच्छे से, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से सुन लेना, फिर भी प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ लेना, तो इसको भी ठीक से कर लेना।
फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी। फिर आगे बढ़ने पर नेक्स्ट एक्सरसाइज है, क्या लिखा है यहाँ पे, मंत्री के बेटे ने कहा, मंत्री के बेटे ने कहा, क्या कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। मंत्री ने बेटे से कहा कि पिछली बार जो तुमने बाल, उसने मंत्री ने बेटों को दिया था ना, भेड़ें दी थी, और कहा था जाके पहली बार जब दिया था कि इनके बदले में जौ के बोरे लेके आना, लेकिन इन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। तो लड़की के पास गया, लड़की ने उसके बाल कहा था ठीक इसके बाल उतार के बेच देते हैं और उसके बदले में पैसे मिले उससे खरीद लेंगे। तो लोगों ने भेड़ों के बाल काट के उन्हें बेच दिए थे। तो वही चीज़ के लिए यहाँ पे लिखा है कि मंत्री ने बेटे से क्या कहा, मंत्री ने बेटे से कहा पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। फिर इसके आगे देखिए पूरी बात क्या लिखी है, क्या मंत्री को सचमुच वह बात पसंद नहीं आई थी, अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर पहले उन्होंने एक बात बताई है, यहाँ पर इस जगह पहले जो लाइन लिखी उसमें पूछा कुछ नहीं, केवल बताया है कि जब पहली लड़के ने मंत्री ने अपने बेटे से कहा था कि तुमने जो भेड़ों के बाल काट के बेचे ये बात हमको पसंद नहीं आई। अब इसके बाद फिर यहाँ पर प्रश्न पूछा है, क्या प्रश्न है कि क्या ये बात सच है। अभी आपको सोचना है और समझना है, कहानी हमने पहले सुनाई है, अभी फिर थोड़ा समझाएंगे कि क्या ये बात सच है, क्या सच में मंत्री ने कहा था, इस मतलब मंत्री को बात अच्छी नहीं लगी थी कि उसने भेड़ों के बाल काट कर बेच दिए थे, तो क्या ये बात सच है। और फिर उसके बाद क्या कहा है, जो भी तुम्हारा उत्तर है अगर तुम्हें लगता है कि ये बात सच है तो उसका कारण बताना होगा कि क्यों सच है ये बात, और अगर तुम्हें लगता है कि सच नहीं है तो उसका कारण बताना होगा कि ये बात तुम्हें क्यों लगता है कि सच नहीं है। जैसे कि हम अगर कहेंगे इस बात को, तो उसने यहाँ पे जैसे लिखा है कि क्या मंत्री को सचमुच बात पसंद नहीं आई थी, नहीं, तो इस जगह बात यह है कि मंत्री को इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता था कि उसके बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए हैं, क्योंकि मंत्री का उद्देश्य क्या था, वो सिर्फ इतना चाहता था, उसको भेड़ों से मतलब नहीं था, भेड़ों के बाल से मतलब नहीं था, उसको सिर्फ इस बात से मतलब था कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा जो है वो बुद्धिमान बन जाए, समझदार बन जाए, और वो भी इसलिए बन जाए ताकि उसकी ज़िंदगी में खुशी आए, वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से आगे चल के जी सके, कल को अगर हम जिंदा ना रहें तो हमारे बाद। तो उसका उद्देश्य केवल उसको समझदार बनाना था ताकि वो खुश रह सके जीवन में, भेड़ों से उसका मतलब नहीं था। तो उसको ये बात जब उसने कहा कि पसंद नहीं आई, तो उसका उद्देश्य यहाँ पर सचमुच में ये नहीं था कि उसको ये बात पसंद की भेड़ बेचना उसको अच्छा नहीं लगा। उसको पसंद क्या नहीं आया था, उसको पसंद ये नहीं आया था कि उसके बेटे ने किसी और से मदद ली है और दूसरे के कहने के जो दूसरे ने तरीका बताया उस तरीके से उसने उस काम को किया, क्योंकि उसने अपना दिमाग नहीं लगाया था। तो वो ये चाहता था कि उसका बेटा अपने दिमाग से काम करे, दूसरे के ना पूछना पड़े उसको। तो ये चीज़ उसको पसंद नहीं आई थी। तो ये यही कारण भी है, कारण में भी यही बात आएगी कि इसी वजह से जो है, क्योंकि वो चाहता था कि बेटा उसका खुद बुद्धिमान बने, इसलिए उसको ये बात पसंद नहीं आई थी। बाकी कारण ये नहीं था कि भेड़ों के बाल उसने बेच दिए तो उसको अच्छा नहीं लगा कि हमारे भेड़ों के बाल चले गए। उसका कारण ये था कि उसका बेटा बुद्धिमान नहीं बन पा रहा था, दूसरे बुद्धिमान लड़की बुद्धिमान थी लेकिन बेटा बुद्धिमान नहीं बन पा रहा था, तो इसलिए वो उसको ये बात अच्छी नहीं लगी थी। फिर इसके बाद इस तरह लिख दीजिएगा यहाँ पे। फिर आगे देखिए क्या है, सींग और जौ। सींग भेड़ों के बेचे थे ना, वो सींग भेड़ों के, और जौ बदले में लेकर आने थे। तो क्या लिखा है यहाँ पे, पहली बार मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्हें भेड़ों के बालों और सींग का क्या किया होगा, अपनी कल्पना से बताओ। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जब पहली बार मंत्री ने भेजा था अपने बेटे को तो उसने बाल बेच दिए थे और बाल बेच के जौ के बोरे ले आया था। फिर उसके बाद मंत्री ने दोबारा कहा था जाने के लिए, तब उसने लड़की के कहने पर भेड़ों की सींगें बेच दी थी और सींगों के बेचकर जौ ले आया था। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि अब उसने बेचा था अगर, तो किसी ने खरीदा भी तो होगा बालों को और जौ को, सॉरी सींगों को। तो जिन्होंने खरीदा था तो क्यों खरीदा होगा, आखिर सींगों और भेड़ों के बालों से उनको क्या मिलेगा, तो किस लिए खरीदा होगा ये लिखना है। तो जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे बताया भी था कहानी में भी, कि भेड़ों के बालों को इसलिए खरीदा होगा
क्योंकि उससे वो ऊन बना लेंगे, ऊन से गर्म कपड़े बनेंगे तो वो ऊन बनाकर बेच देंगे, गर्म कपड़े बना के बेच के पैसे कमा लेंगे। और सींगें इसलिए खरीदी होंगी, जिसने भी खरीदी होंगी, क्योंकि वो सींगों से ऐसे औजार बना सकता है, या सींगों से कोई घर में सजाने वाली चीज़ बना सकता है, या फिर सींगों से कोई जेवर बना सकता है पहनने वाला। तो इस तरह करके वो जेवर बना के, औजार बना के, कोई सजाने वाली चीज़ बनाकर बेच के पैसा कमा लेगा। तो इसलिए उसने खरीदा होगा, जिसने भी खरीदा होगा। तो ये उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। इसको समझ के तब करो बेटा आप लोग, हम थोड़ा सा आप लोग बता रहे हैं, पर मेन चीज़ है आप लोगों को समझना है, वरना फिर वही लोनपोगार के बेटे की तरह रह जाओगे हमेशा सबके सब लोग। तो लोनपोगार के बेटे अगर नहीं बनना है तो जो लोनपोगार चाहता था वो करो, कि अपने आप को समझदार बनाओ, अपनी अकल लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ। समझा हम रहे हैं, पर अपनी बुद्धि सब लोग लगाते रहना, और अपने मन से ढंग से करना जैसा सारे सवालों के जवाब सब लोग, ठीक है। फिर अगला देखिए आगे क्या है, बात कहने के तरीके। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी इसमें भी क्या बताया गया है, हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसको कई तरीक़ों से कह देते हैं। कभी कोई शब्द आगे पीछे कर देते हैं, कभी किसी शब्द की जगह उसका कोई और मतलब होता है ना, हर शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं मुझे पानी पीना है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मुझे प्यास लगी है। बात का मतलब एक ही, हम कहेंगे मुझे प्यास लगी है, तब भी कोई समझेगा इनको पानी चाहिए, और हम कहेंगे हमें पानी पीना है, तब भी कोई समझेगा इनको पानी चाहिए। तो हमने दो तरह से एक ही बात को कह दिया। या हम ये भी कह सकते हैं कि पानी दे दो हमें, मुझे पानी पीना है, मुझे पानी दे दो, प्यास लगी है हमें, कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे किसी भी बात को हम, कई बातों को हम कई तरीक़ों से, कई वाक्यों में अलग अलग बोलकर कह सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर देखो, ये कुछ वाक्य लिखे हैं, और इन वाक्यों को पूछा है इन्होंने कि आप खुद सोच के बताओ कि आप इन्हें किन और तरीक़ों से बोल सकते हो, ठीक है। तो पहला वाक्य क्या है, देखो यहाँ पे, चैन से ज़िंदगी चल रही थी। चैन से ज़िंदगी चल रही, चैन मतलब आराम, खुशी, सुकून। तो चैन से ज़िंदगी चल रही मतलब ज़िंदगी, ये भी कह सकते हैं कि ज़िंदगी आराम से बीत रही थी, या कह सकते हैं कि जीवन जो है खुशी से चल रहा था। इस तरह करके कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब वही आएगा। फिर दूसरा देखिए, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी, मतलब वो होशियार नहीं था। तो ये भी कह सकते हैं कि वो होशियार नहीं था। यहाँ पे लिखा है दूसरा तरीका, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। या ये भी कह सकते हैं कि वो बेवकूफ़ था वो, या ये भी कह सकते हैं कि वह बुद्धिमान नहीं था। तो किसी भी तरह से आगे लिख, दूसरे शब्द हम वाक्य बना सकते हैं। तो कुछ भी यहाँ पे लिख दो इसमें से, और ये दूसरा वाक्य बन जाएगा। फिर इसके बाद गा देखिए, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। अब हल का मतलब क्या होता है, जैसे हम बताया था इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन, या फिर जवाब कहते हैं, कि कोई प्रश्न पूछा है तो उसका जवाब, कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या है, मैं इसका, लड़की निकालते ना कि मैं इसका हल निकाल देती हूँ, तो ये भी कह सकते हैं कि मैं इसका समाधान कर देता हूँ, मैं इसका समाधान कर देती हूँ। मैं तुम्हारी, या ये भी कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी समस्या दूर कर देती हूँ, या ये भी कह सकते हैं मैं तुम्हारी मुश्किल का हल निकाल देती। देती हूँ। तो इस तरह हम कुछ भी बोल सकते हैं इसकी जगह पर, और मतलब हमारी बात का वही निकलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे उसकी चालाकी धरी की धरी रह गई। अब ये कहा गया है लोनपोगार के लिए, क्योंकि उसने उस लड़की को समझा था, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए थी, कि उसको उतनी समझ नहीं, कि इतने बुद्धिमान बन रही है, अपने आप को बार बार हमारे बेटे को समझा के भेज देती है, और उसको दिमाग अपना नहीं लगाने देगी। उसको कहीं ना कहीं गुस्सा थी उसके प्रति, तो उसको मज़ा चखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए उसने ऐसी शर्त रखी कि उसको लगा कि लड़की हार जाएगी, और जो बहुत अक्लमंदी दिखा रही है, बहुत बन रही है अपने आप को, वो नीचा देख झुक जाएगी फिर हमारे सामने, और फिर ज़्यादा अक्लमंदी नहीं दिखाएगी। तो उसने एक ऐसी शर्त रख दी, पूरा ना कर पाई ये कहते हुए। तो वो, लेकिन उस लड़की ने उसकी बात को तब भी पूरा कर दिया, और वो लड़की उस लोनपोगार से ज़्यादा चालाक निकली थी। तो जैसे अब यहाँ पर बात कही गई है कि उसकी चालाकी धरी की धरी रह गई लोनपोगार की, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे वो कुछ नहीं कर पाए, या वो जिन्होंने जो कुछ भी सोचा, उनका सोचा हुआ नहीं हो पाया।
वो बहुत अपने आप को अक्लमंद समझते थे पर जो है कुछ कर नहीं पाए। इस तरह करके कुछ भी बोलेंगे तो मतलब कहीं ना कहीं यही निकलेगा। तो हम लोग ऐसे ही बहुत सी बातें बोलते हैं, अलग अलग शब्द बोलते हैं, पर उनका मतलब कहीं ना कहीं वही निकलता है और कहने का तरीका हमारा अलग हो जाता है। तो यहाँ पर यही समझाया गया है कि एक बात को कई तरीक़ों से कह सकते हैं। फिर इसके बाद हमें आगे देखना है नेक्स्ट क्या है। फिर ये आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, लोनपोकार का बेटा होशियार नहीं था। अब ये प्रश्न नहीं है, एक बात बताइए कि लोनपोकार का बेटा होशियार नहीं था। सच बात है कि कहानी में यही बताया है कि लोनपोकार का बेटा भोला भाला था, यानी कि होशियार नहीं था, समझदार नहीं था ज़्यादा वो। तो आगे प्रश्न क्या है वो देखना है। का देखिए का प्रश्न है, होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है। किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो। इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो यहाँ पर पूछा गया है हमसे कि चालाक और होशियार में अंतर क्या होता है। इस पर आपस में चर्चा करें। आप लोग सोचिए, मन में सोचिए, अपने मन में चर्चा करिए, अपने मन में खुद से बात करिए, घर में कोई मिले उससे पूछिए कि होशियार और चालाक में क्या अंतर होगा। देखो कितने लोगों को पता है, एक बार पूछ के देखो सबसे। फिर उसके अलावा जैसे फिर एक शब्द इन्होंने बताया और कि साथ ही में इसके अलावा जो भी अंतर है वो लिखना कॉपी में कि होशियार का क्या मतलब होगा और चालाक का क्या मतलब होगा, वो लिख देना। फिर उसके बाद दूसरा शब्द क्या पूछा है, एक भोला और बुद्धू में क्या फ़र्क होता है। तो इसका मतलब पूछना, आसपास खुद सोचना समझना कि भोला किसको कहा जाएगा, बुद्धू किसको कहा जाएगा। क्या दोनों एक ही आदमी को कहा जाएगा, भोला और बुद्धू, या कुछ अंतर होगा दोनों में। तो इसी तरह एक ही आदमी को होशियार कहा जाएगा या और चालाक कहा जाएगा, दोनों में कुछ अंतर होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा सोचना। अब जैसे अगर हम अपनी समझ से बताएं तो होशियार और चालाक में क्या अंतर होगा। होशियार कहीं ना कहीं वो होगा जो हर काम समझदारी से कर लेगा अपना और सही ढंग से करेगा, बुद्धि से काम करेगा और सही ढंग से करेगा, वो होशियार होगा। पर चालाक उसको कहेंगे कहीं ना कहीं जो काम तो कर लेगा, अपना समझदारी भी दिखाएगा, पर कहीं ना कहीं वो कुछ गलत भी कर सकता है। वो काम करने के लिए मतलब वो तरीका अपना गलत भी हो सकता है, अपना ले, हो सकता है किसी को उससे नुकसान भी पहुंच जाए, किसी को तकलीफ़ भी हो, किसी को दुख भी हो, पर वो अपना दिमाग चलाकर अपना काम बना लेगा। जैसे मान लो इस क्लास में कोई बच्चा है, तो एक होशियार बच्चा जो होगा वो बहुत अच्छे से समझ लेगा, क्लास में बैठ के पढ़ेगा, एक एक बार को सुनेगा, ध्यान से समझेगा और उसके बाद उस काम को करेगा और क्लास में फर्स्ट आएगा। लेकिन जो चालाक बच्चा होगा वो कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई नहीं कर पाएगा, मन लगा नहीं पाएगा, क्योंकि वो होशियार नहीं है, चालाक है। तो वो समझ तो है, वो समझ तो मतलब वो काम करने का तरीका ढूंढ लेगा, पर उसको समझ नहीं पाएगा अच्छे से। तो चालाक बच्चा क्या करेगा, वो ये सोचेगा हम क्या करें ऐसा कि हम कोई पर्ची बना लें, उसको कहीं ऐसे छुपा लें कि कोई टीचर हमें देख भी ना पाए और आराम से एग्ज़ाम में नकल भी कर लें, कोई जान ना पाए और हम एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ले आएँ। तो वो चालाकी करने के लिए कहीं ना कहीं गलत तरीके भी अपना लेगा काम करने के लिए। और जो होशियार होगा, होशियार उसको कहेंगे वो तरीका गलत नहीं अपनाएगा, केवल बुद्धि से अपना काम करेगा, समझदार होगा और अच्छे ढंग से अपना काम को करेगा। और बुद्धू और भोला जहाँ तक बात है, तो बुद्धू और भोला में भी इसी तरह का अंतर होगा कि बुद्धू कहेंगे जिसको कुछ आता ना हो, गलतियाँ कर देता हो बहुत, और कुछ समझ में ना हो, कोई तमीज़ ना हो, कुछ करने के ढंग ही ना पता हो उसको, कुछ भी करना उसको दो तो वो उल्टा गलत कर दे उस काम को, जैसे को उसकी बजाय उल्टी तरीके से कर दे, तो उसको कहीं ना कहीं बुद्धू कहा जाएगा। और भोला उसको नहीं कहा जाएगा जो काम को गलत कर दे या गलत तरीके से कर दे। भोला हो सकता है आप जिसको बताओ कि ऐसे काम करना है वो वैसे ही कर दे, लेकिन खुद से वो नहीं समझ पाएगा, खुद से नहीं जान पाएगा, उसको जब बताया जाएगा तभी वो कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं बुद्धू और भोला में ये अंतर है कि बुद्धू जो होगा वो आप बताओगे तब भी नहीं कर पाएगा, और भोला जो होगा जब उसको बताया जाएगा तब ही कर पाएगा, अपने मन से नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से समझ के जो आपको थोड़ा ठीक लगे वो आप लिख देना उस हिसाब से इसको भी। फिर आगे देखो क्या है यहाँ पर नेक्स्ट जो लास्ट है इसके बाद, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसको ध्यान से सुना आप लोगों ने, अगर नहीं सुना तो ध्यान से सुनो और फिर अच्छे से एक्सरसाइज को करो ताकि समझ में भी आए और काम भी अच्छा हो जाए आपका। आप भी बुद्धू नहीं, भोला नहीं, समझदार बनो, और चालाक नहीं, बुद्धिमान बनो। ठीक है, तो फिर लास्ट क्वेश्चन क्या है अपना देखते हैं। लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान, और फिर पूछा है क्यों। लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान कहोगे और क्यों कहोगे।
तो अब समझदार और बुद्धिमान में क्या अंतर है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम बता सकते हैं कि हम उसको क्या कहेंगे, और जो कहेंगे वो क्यों कहेंगे। तो समझदार और बुद्धिमान में क्या अंतर है? बुद्धिमान मतलब जिसकी बुद्धि तेज हो, और समझदार मतलब जिसकी समझ अच्छी हो। तो बुद्धि जिसकी तेज होगी, जो बुद्धिमान होगा, वो फिर उसके बाद जाकर वो समझदार बनेगा। तो समझदार कहीं ना कहीं बुद्धिमान से भी ज़्यादा अच्छा कहलाएगा, क्योंकि बुद्धिमान होने के बाद आप समझदार होगे। ऐसा नहीं कि आप पहले समझदार हो और बाद में बुद्धिमान हो। पहले आपको बुद्धि अच्छी होगी, आप समझना सीखोगे, और जब सीखोगे, बुद्धि अच्छी होगी, तब आप जाकर समझदार बन जाओगे। अभी आप मन लगा के पढ़ोगे, जो कहा जा रहा है उसको सुन रहे हो, जैसे कहा जा रहा है वैसे कर रहे हो, तो आप बुद्धिमान बनोगे। और फिर धीरे 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 एक समय आएगा जब आप समझदार हो जाओगे, तब आपको पूछना नहीं पड़ेगा किसी से। कोई भी नई भी चीज़ आपके सामने आएगी, आप उसे समझ लोगे और कर लोगे, क्योंकि आप बुद्धिमान हो चुके होगे। तो बुद्धिमान पहले बनता है इंसान, और उसके बाद फिर और अच्छा होते हुए तब जाकर वो समझदार बनता है। तो वो लड़की बुद्धिमान थी या समझदार थी, इसके लिए अगर हम कह सकते हैं तो लड़की समझदार थी कहीं ना कहीं। वो बुद्धिमान थी, और बुद्धिमान थी वो, उसको ये नहीं पता था कि उसके सामने क्या काम आने वाला है। वो पहले से ही बुद्धिमान थी, और उसने क्या किया था, अचानक उसके सामने एक लड़का देखा उसने, और उसको देखा कि ऐसी ऐसी मुश्किल बातें उसके सामने आई हैं, और तुरंत उसने बता दिया कि ऐसा ऐसा कर लो, तो तुम्हारा समाधान, तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा। तो इस तरह करके कहीं ना कहीं वो समझदार थी। और क्यों समझदार थी? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से जो उस लड़के की समस्या थी उसको समाधान कर दिया था, उसकी समस्या को सॉल्व कर दिया था, उसकी समस्या को हल कर दिया था अपनी बुद्धि से, अपनी समझदारी से। और उसके पिता की बात जो उसके पिता ने कही थी, उसके पिता की बात भी रह गई थी पूरी की पूरी। मतलब ऐसा नहीं हुआ था कि उसने कोई नुकसान भी किया, कोई गलती भी की हो। उसने जो उसके पिता ने कहा था कि भेड़ों को कुछ होना नहीं चाहिए, तो भेड़ों को कुछ हुआ भी नहीं जैसा पिता ने कहा था। जब उसके पिता ने कहा बाल न खोएं, तब उसने बाल भी नहीं, उसके बालों को भी कुछ नहीं होने दिया, तब सींगें उसने निकाल ली। तो जैसा उसके पिता ने कहा, तो उसके पिता की बात को भी नहीं ख़राब होने दिया, और जो काम करना था वो काम भी कर लिया। मतलब कि कोई नुकसान भी नहीं हुआ और काम भी हो गया। तो इस तरह से उस लड़की को समझदार कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा तो ये भी बता दिया है। तो इस तरह से अब आप लोग इसको अच्छे से करना, और इसको बढ़िया से पढ़ना, समझना, सुनना बार बार, और अच्छे से तब उसके बाद फिर इसे करना। ठीक है? तो ये अब हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है, राख की रस्सी। अभी तक 2-3 बार में भेजा, नहीं समझ में आया होगा, तो लेकिन अब इसको ध्यान से देख के समझिएगा, और फिर अच्छे से एक्सरसाइज करके फिर भेजिए। पहले रफ कॉपी में करके अपने से हिसाब से, सब लोग बच्चे अपने अपने ढंग से। फिर उसको जब से चेक कर लिया जाएगा, जो भी मिस्टेक होंगी उसमें बता दी जाएंगी, उनको करेक्शन करके फेयर कॉपी में करिएगा, और फिर उसको दोबारा से भेजिएगा। और फिर जब चेक कर दिया जाएगा कि हाँ ठीक है, तब उसको सही मान के रख लीजिएगा। फिर यही सब क्वेश्चन आंसर आगे एग्ज़ाम में भी आएंगे, तो उनको अच्छे से समझ लोगे तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप सब याद हो जाएगा। तो ध्यान से समझो, और अगर थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़े तो याद करो, और फिर एग्ज़ाम के लिए भी तैयार होते चलो साथ के साथ। ठीक है? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सब्जेक्ट में या नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, बात करेंगे आगे आगे नई कुछ समझदारी की, कुछ अच्छी बातों की। तब तक के लिए बाय, और फिर मिलते हैं। बाय।